नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। आप सभी को याद होगा, जनवरी 2020 दुनिया भर में कोविड-19 महामारी फैलना शुरू हुई थी, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों की जानें गई थी। ये वायरस सांस, आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर रहा था। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब चीन के वुहान शहर से लौटा एक मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित मिला था, पर पिछले कुछ समय से इसके मामले सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है और अब भारत में भी कोरोना की री एंट्री हो गई है। पर ये कितना खतरनाक है, आज हम ये जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ सबसे पहले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर नितिन राठी, पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों आपका। समीर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, वर्तमान में कोरोना वायरस के कौन से वेरिएंट सबसे अधिक चिंता का कारण है? बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख रहे हैं एक तो ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अभी कोविड गया नहीं है क्योंकि कोविड के कई तरह के वेरिएंट हैं जो सर्कुलेट अभी भी हो रहे हैं। हम्म। वेरिएंट का जैसा अभी आपने फिलहाल पूछा तो वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जैसा हम बात कर रहे थे कि वो हमारी जिसकी वजह से थर्ड वेव आई थी और ओमिक्रॉन जो कि एक बहुत ही माइल्ड वेरिएंट माना जा रहा था जो कि सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर रहा था, मतलब आपके गले हम्म। के अंदर इन्फेक्शन, सोर थ्रोट होना, बुखार होना, इस तरह के माइल्ड सिम्पटम। तो उसमें कई तरह के बदलाव आए हैं, कई बार वो म्यूटेट कर चुका है। 2022 से लेके 25 तक अगर देखें तो उसमें कई तरह के म्यूटेशन आ चुके हैं, उसके सब लीनिएजेस कई और सब वेरिएंट बन चुके हैं, जिसमें से एक JN.1 भी एक तरह का वेरिएंट रहा है। जे JN.1 की अगर हम बात करें तो ये भारत में पहले भी देखा जा चुका है, करीब 1 साल पहले। इस वेरिएंट के बारे में हम ये जानते हैं कि ये वेरिएंट इन्फेक्टिव है, थोड़ा ज़्यादा, मतलब संक्रमण ज़्यादा करता है, पर हमारे लिए उतना ज़्यादा घातक नहीं है। और फिलहाल जैसा हमने देखा भी कि JN.1 वेरिएंट से अगर इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ भी है, तो वो ज़्यादातर ठीक हो गए हैं, उनमें कोई सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन नहीं देखा गया है। ठीक है। नितिन जी, क्या कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की जो वजह है, जो मामले बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी की कमी है आजकल के लोगों में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम्म। कोविड है या कोई भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें देखा गया है कि लॉन्ग टाइम में हम्म। इनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। हम्म। टेम्परेचर चेंज होता रहता है, वातावरण चेंज होता रहता है, वायरस भी एक तरह का जीव है, तो वो हम्म। अपने को बचाने के लिए नए-नए तरीके के म्यूटेशंस होते रहते हैं। हम्म। तो जो नया कोविड आता है, तो ऐसा है नहीं कि जब कोविड आया था, उसके हम्म। बाद से बिल्कुल खत्म हो गया। सन 2010 और 11 के बीच में स्वाइन फ्लू करके भी वायरस आया था। तो वो हम्म। भी कोविड जैसा ही रीज़न था। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक स्वाइन फ्लू हुआ, कोविड हुआ, बहुत तरीके के वायरसेज़ हैं, जो लगातार आते जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब आते हैं वो शुरू में, तो बहुत हम्म। ही खतरनाक होते हैं, उनसे मृत्यु ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय लोगों में इम्यूनिटी नहीं होती। पर समय के साथ-साथ लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वायरस अपना रूप चेंज करता रहता है। हम्म। लेकिन उनकी जो संक्रमता है वो रहती है, लेकिन लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हम्म। तो मतलब लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। समीर कम हो जी। जाते हैं जी। समीर जी, और कोरोना के जो लक्षण दिखने पर आप क्या कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा हो जाता है कि मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत किस स्टेज पर आकर होती है और वो स्टेज कब आती है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ही है। और हम्म। लक्षण कई बार कई तरह के और वायरल इन्फेक्शन होते हैं और इस इन्फेक्शन के एक ही तरह के होते हैं। तो कई बार आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कई बार जैसे हमें वैसे ही जुकाम, खाँसी, बुखार जब सीज़न चेंज होता है तो होता ही है। तो हम्म। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका कोविड हो। लक्ष्य अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी देखिए 2 तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं। एक वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, मतलब हम्म। उनको लिवर, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी वगैरह पे चल रहे हैं या किसी और कारण से कि आप स्टेरॉइड्स वगैरह पे और आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो
ऐसे हुँ, लोगों को ज़रूरी है कि उनको किसी भी तरह के लक्षण आते हैं, तो एक बार वो जाँच करा के देख लें कि कहीं कोविड तो नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि ऐसे हम हमेशा कोविड टेस्ट नहीं कराते, पर जिस समय अगर हमें लग रहा होता है कि स्पाइक हो रहा है और केसेज़ बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम एक बार हम टेस्ट करा के रूल आउट कर लेते हैं। पर हेल्दी लोगों में सब में कराने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पे वो लोग जिनमें कोमॉर्बिड है, उनको कराने की ज़रूरत है और उनको फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, ताकि उनके लिए कई बार छोटा इन्फेक्शन भी उनको थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है और उनमें बीमारी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। पर हेल्दी हाँ। लोगों के अंदर अगर कोई किसी तरह के लक्षण होते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, तो उनको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो उस समय जब उनको लक्षण है तो मास्क पहने, ताकि वो ऐसे लोगों को लक्षण ना दे, सिम्पटम ना दे, इन्फेक्शन ना दे, जो वल्नरेबल लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है। तो मतलब सिचुएशन वर्स्ट होने से पहले समीर जी हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि उन लोगों को हम संक्रमित ना कर दें जिनकी इम्यूनिटी वीक है या फिर वो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, राइट? जी, बिल्कुल। नितिन जी, क्या मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है या बूस्टर डोज की ज़रूरत है हम लोगों को? जैसे जैसे वायरस में म्यूटेशन होता है उस हिसाब से वैक्सीन का डेवलपमेंट भी होता है। हम्म। जितने भी वायरल इन्फेक्शन है उसकी जो वैक्सीन होती है वो वायरस के स्ट्रेन के हिसाब से बनती है। हम्म। तो इसीलिए जब भी कोई भी नया म्यूटेशन आएगा तो हमको वैक्सीन भी नई चाहिए, नई वाली डेवलप करनी होती है। हम्म। पर जैसे कि डॉक्टर समीर ने बताया, क्योंकि पेशेंट इस समय जो है वो ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं दे रहे, तो जो हेल्दी लोग हैं उनको रिकमेंडेशन नहीं है कि वो वैक्सीन लगाएं या बूस्टर डोज लगाएं। हम्म। पर जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं या एचआईवी पेशेंट्स हैं या हाईली डायबिटिक पेशेंट हैं और जो सिक पेशेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम्म। उसमें बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो बेसिकली इससे बचने के लिए हमको हेल्थ जो हाइजीन प्रोग्राम है, मास्क का लगाना, बार बार हम्म। हाथ का धोना, वो ज़्यादा मस्ट है रेदर देन वैक्सीन। और वैक्सीन हमको नई ही डेवलप करनी होगी, वो होगा इसी का पार्ट, लेकिन जो नया स्ट्रेन है उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होगी, जो कि बहुत आसान होता है जब एक बार वैक्सीन डेवलप हो जाती है। बिल्कुल। देखिए समीर जी, जो डॉक्टर नितिन ने बताया उसके हिसाब से व्यक्तिगत स्तर पर भी आप कई उपाय कर सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर हम सबसे प्रभावी उपाय क्या कर सकते हैं समीर जी? जी, बिल्कुल। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो सरकारी स्तर पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, सर्विलेंस हो रहा है, हुँ। उनकी तरफ से जो एडवाइजरी आ रही है, वो एक चीज़ हो गया। व्यक्तिगत स्तर पे हमें इसको इस तरह से देखना पड़ेगा कि एक वो हेल्दी इंडिविजुअल जिनको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है, कोई हुँ। बीमारी नहीं है गंभीर किसी तरह की, हुँ। तो वो लोग अगर उनको संक्रमण होता है, तो वो आगे संक्रमण ना फैलाएँ, इसके लिए मास्क पहने। और एक वो लोग जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं या जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि हम फ्लू की वैक्सीन की बात करते हैं, क्योंकि उनको अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी है, तो फ्लू की हुँ। वैक्सीन हर साल जैसे अपडेटेड होती है, तो फ्लू की वैक्सीन अपने डॉक्टर के कहे अनुसार वो लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए कुछ-कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों को, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो डाइट है, डाइट के अंदर विटामिन सी आप ज़रूर लें नेचुरली रूप में, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं सभी तरह की सिट्रस फूड, आंवला वगैरह हो गया, आप और भी इस तरह के जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। अपनी नींद आप ठीक से रखें, क्योंकि हुँ। नींद और इम्यूनिटी का भी काफ़ी गहरा जो है रिलेशन है। साथ के साथ हुँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये रखें। अपनी गट को ज़रूर ठीक रखें, आपका डाइजेशन, क्योंकि वो भी आपकी इम्यूनिटी से पूरी तरह से लिंक होता है। साथ के साथ अभी जैसे गर्मियाँ भी काफ़ी बढ़ रही है, तो आप हुँ। हाइड्रेशन अपनी ठीक से रखें, पानी, लिक्विड इंटेक अपना ठीक से रखें। मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ किसी भी तरह की आपको, क्योंकि एक्सरसाइज़ से भी आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और साथ के साथ जैसा भारतीयों में अभी हम देखते हैं कि उनका विटामिन डी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि अगर हम इंडोर रहते हैं या कई बार जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से विटामिन डी हम लोगों को ठीक तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता है। तो विटामिन डी आप अपना जाँच करा के अगर कम होता है, तो डॉक्टर के अनुसार कहे अनुसार आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, क्योंकि वो भी आपकी इम्यूनिटी से लिंक्ड है।
और जैसा हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, देखिए भारतीयों के अंदर हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बनी हुई है। जैसे हमें नेचुरल इन्फेक्शन भी कई बार हो चुका है। जैसे हम्म। कि कोविड के नए-नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, तो वो भी थोड़ा हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। फिलहाल गवर्नमेंट देखिए जैसा अभी सर्वेलेंस कर रही है, तो जब वायरस पूरी तरह से ना बदल जाए, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के ये सब लिनिएज और सब वेरिएंट आ रहे हैं, तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फर्दर गाइडलाइंस नहीं आती बूस्टर वगैरह को लेकर, तब तक हम लोगों को किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, एक दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ सही जो सोर्सेज है वहां से हम इंफॉर्मेशन लें, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इनकी सब वेबसाइट से किसी भी तरह की गाइडलाइंस आती है, तो उनको आपको पूरा फॉलो करना है। और डाइट के अंदर एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि जैसा खासतौर पे हम देखते हैं भारतीयों के अंदर, प्रोटीन डाइट का हमारा इंटेक कम रहता है। हम मीठा ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, ऑयल फैट्स वगैरह ज्यादा लेते हैं। पर प्रोटीन डाइट आपकी ठीक होनी जरूरी है, जिसमें सभी तरह की दालें वगैरह हो गई, सोयाबीन, राजमा और ये सब चीजों का आपको जरूर उपयोग करना। तो इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, फिर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जी, बिल्कुल। तो देखिए, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, विटामिन्स लेने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज मस्ट है। चलिए नितिन जी, क्या मास्क पहनना सभी को ज़रूरी हो जाता है? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोग कोई भी मास्क यूज़ कर लेते हैं, तो क्या इसके अंदर ये चीज़ भी खड़ी होती है कि कौन सा मास्क हमें यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा मास्क होगा जो सबसे सुरक्षित होगा? देखिए, यदि मास्क इसके लिए बहुत बड़ा बैरियर है। यदि हम्म। हमको, ये कॉन्टेजियस है, जब हम सांस लेते हैं या छींकते हैं तो हम हम्म। मिलियंस में वायरस को एक्सक्रीट करते हैं। हम्म। तो मास्क तो हमको वैसे भी डेली रूटीन प्रैक्टिस में जब ये वायरल आते हैं, क्योंकि ये वायरल हम लोगों को उतना परेशान नहीं करते जिससे कि जिसको हम फैलाते हैं वो हमारे माता बुजुर्ग माता पिता होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जो हम्म। गंभीर होते हैं। तो मैं हम्म। तो ये कहता हूँ कि कोविड के बाद से जो मैं अपनी डेली रूटीन रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो मैं तो हर पेशेंट को अपनी तरफ से एक मास्क देता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए और बाकी लोगों के लिए। तो इन्फेक्शन यदि नॉर्मल चल रहा है और नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल जो एक कपड़े का मास्क होता है या सिंपल सर्जिकल मास्क है, वो भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। तो यदि पेशेंट सिंपल है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो सिंपल सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क भी सफिशिएंट है। लेकिन यदि हम डायबिटिक हैं, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या फिर कैंसर पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो उनके लिए N95 मास्क सजेस्ट किया गया है। हम्म। तो बैरियर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी नॉर्मल मास्क यूज करें, लेकिन यदि आपको रिस्क ज़्यादा है तो N95 यूज करें और साथ में सैनिटाइजर का भी यूज करें। जो हैंड हाइजीन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन है। जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और उसके आने के बाद हमको हाथों को बहुत अच्छे से धोना है। हाथों को धोने के लिए टेक्निक होती है जिसमें 6 स्टेप होते हैं, जो आपको कहीं भी गूगल और यूट्यूब से मिल जाएंगे। उन 6 स्टेप्स को लें और अपने साथ हैंड हाइजीन को भी रखें। यदि हम हैंड हाइजीन और बैरियर टेक्निक को यूज करते हैं तो बहुत हद तक हम इस संक्रमण को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। समीर जी, ये लॉन्ग कोविड के लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे संभव है? देखिए लॉन्ग कोविड फिलहाल हम देख रहे थे कुछ लोगों के अंदर जो एक पर्टिकुलर तरह के कोई लक्षण नहीं थे, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लक्षण आ रहे थे ज्यादातर। उस टाइम कोविड के बाद जब हमने देखा था, तो एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी पेशेंट्स को, लिथार्जिक होना, वीकनेस होना, ये वाला हम्म। काफी ज्यादा एक लक्षण उस समय देखा गया था। और फिलहाल कुछ लोगों में रेयर कुछ तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई थी। ठीक करने के लिए तो देखिए इसमें सिम्प्टोमेटिक चीजें ही हमेशा दी जाती है, जिस तरह के आपको लक्षण है उसी तरह का। पर इसमें मैंने यही एक बार बार दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जितना हो सकेगा आप अगर इम्यूनिटी के ऊपर अपना काम करते रहेंगे, तो वायरस आपको उस तरह से उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। क्योंकि वायरल तो जैसे वायरल इन्फेक्शन, तो अब कोविड की फिलहाल हम बात करें, और तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है उस तरह का कोविड भी उसमें एक और इन्फेक्शन शामिल हो गया है। तो हम्म। निश्चित तौर पे जितना होगा हम अगर अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे, तो कई तरह के एक तो करंट जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है उससे
और इन्फेक्शन होने के बाद जो लॉन्ग कोविड के सिम्पटम कुछ लोगों में देखे जाते हैं उनको। और लॉन्ग कोविड में एक ज़्यादा देखा जा रहा था कि कई बार लोगों को ब्रेन फॉग वगैरह जैसे फॉरगेटफुलनेस होना, इस तरह की चीज़ें होना, ऐसे भी कई लोगों में इस तरह के सिम्पटम देखे गए थे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जिस समय आपको कोविड या कोई इन्फेक्शन हो गया, उस समय आप काढ़ा पी रहे हैं या उस समय आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, उस समय आप बहुत विटामिन सी ले रहे हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस में आपको रखना है। इम्यूनिटी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में बन जाती है। आप जब बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, तब आपको अपनी नींद, आपको अपनी एक्सरसाइज, आपको अपनी डाइट, इन सब पे काम करना है ताकि जब आपको इन्फेक्शन हो तो वो आपको ज्यादा परेशान ना करे। और एक चीज का और ध्यान रखना है जो ज्यादातर हम देखते हैं कि जब भी कोई किसी तरह का इन्फेक्शन होता है वायरल, तो लोग अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हम्म। कभी स्टेरॉइड या फिर एंटीबायोटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक का वायरल इन्फेक्शन वगैरह में कोई ऐसा रोल नहीं होता, तो अपनी तरफ से आपको एंटीबायोटिक और इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपको डॉक्टर किसी और हम्म। अन्य इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एडवाइस ना करे। तो एक सेल्फ मेडिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यानी खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी इस मसले में नहीं करनी है। नितिन जी, बच्चों और बुजुर्गों में कोरोना के जोखिम और बचाव के लिए विशेष सावधानियां क्या हैं? क्योंकि हमने पहले भी ये देखा था वेव में कि बच्चों को और बुजुर्गों को कोरोना ज़्यादा अपनी ग्रस्त में ले रहा था। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है और सावधानियां क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए? बच्चे डेली स्कूल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम्म। तो जैसा कि डॉक्टर समीर ने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। इम्यूनिटी को हम्म। बढ़ाने के लिए 4 सिंपल से चीज़ें हैं, नींद, खूब हम्म। सारा पानी, एक्सरसाइज़ और क्लीन डाइट। रोकने के लिए 2 चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैरियर। तो जहाँ हमें लगता है कि हमें रिस्क है, यदि हमारे बच्चे को जुकाम-खाँसी हो रहा है, तो नॉर्मली हम्म। हम उसे स्कूल में ना भेजें। यदि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमें उसे स्कूल में भेजना है, तो उसको मास्क लगा के भेजें और हैंड सैनिटाइज़र के साथ भेजें। और यही काम हमें बुजुर्गों के साथ करना है कि हम्म। जब भी वो बाहर जाते हैं और यदि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो अपने मास्क के साथ जाएँ और हैंड हाइजीन का प्रयोग करें। हम्म। दूसरा, जो ओल्ड में होता है वो वैक्सीनेशन का रूल है। तो हम्म। डॉक्टर समीर ने भी बोला कि हमको हर साल एक फ्लू वैक्सीन लगता है, जो कि सीज़नल वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन लगाना है। और दूसरा वैक्सीन होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। वो 2 तरीके के होते हैं, जो हर हर 5 साल में लगता है, और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है जो ज़िंदगी में एक बार लगता है। तो हम वैक्सीन का यूज़ करें। तो इस हम्म। तरीके से जब हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी और हम बैरियर का यूज़ करेंगे, तो हमारे को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएँगे। समीर जी, देखिए आपने ये तो बता दिया कि बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करना, मास्क लगाना ज़रूरी है, पर क्या इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं? कुछ अलग से हम कर सकते हैं इसके अलावा भी, जिससे हम प्रोटेक्टिव रहें या फिर हम लोग बाकियों को भी संक्रमण होने से बचा सकें? बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 कई बार क्या होता है कि किस सीज़न के अंदर हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन आ रहा है। जैसे अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि अभी अगर भारत के अंदर गर्मियाँ हैं ज़्यादा, तो गर्मियों में कंपैरेटिवली कम देखे जाते हैं जो आपके सांस से संबंधित इन्फेक्शंस होते हैं। गर्मियों के अंदर अलग तरह की कई जो और इन्फेक्शन है, जैसे कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम होना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हालाँकि JN.1 जो वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें भी पेट से संबंधित आपको लक्षण आते हैं कई बार। तो हम्म। अब इस समय इस सीज़न के अंदर अगर हम देख रहे हैं, अभी अगर फ़िलहाल कोविड के मामले थोड़े सर्ज होते हैं, तो साथ के साथ आपको दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड, ये वाले केसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ हम्म। जाते हैं। तो ऐसा नहीं, कई बार आपको इन्फेक्शन डबल भी हो सकता है, कि आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है और साथ के साथ आपको, तो इस वजह से पानी का आप खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि कंटामिनेटेड पानी पीने से ये हेपेटाइटिस ई, ए और ये पेट से संबंधित प्रॉब्लम जिसमें वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एक अपना पानी ठीक से कैरी करें, साथ रखें। और दूसरा, कहीं भी कोई भी अगर बाहर से चीज़, जैसे खास तौर पे कटे हुए फल वगैरह, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि इससे कई तरह के टाइफाइड
और जो पेट से संबंधित संक्रमण है वो हो जाते हैं। दूसरा, जैसे आप अगर घर में जैसे एंटर करते हैं तो 2 चीज़ें तो हमने बात कर ली कि आप हाथों को ठीक तरीके से वॉश वगैरह कर लेंगे, और घर में जैसे आप किसी भी बुजुर्ग वगैरह से या छोटे बच्चे से जब भी मिलते हैं, तो वहाँ आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई किसी तरह का सिम्पटम लग रहा है, हल्का सिम्पटम मतलब जैसे आपको बॉडी एक वगैरह लग रहा है, ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं, सर दर्द, ऐसे भी कई बार लक्षण हो सकते हैं। तो आप मास्क पहने, हाथों को ठीक से सैनिटाइज करें, फिर उनके पास जाएँ। दूसरा, आपको अगर ऐसा गला थोड़ा-सा भी लग रहा है कि नहीं, सोर थ्रोट लग रहा है, गला थोड़ा आपको भारी-भारी, तो आप नमक के पानी से गार्गल्स ज़रूर करें, क्योंकि गार्गल करने से भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और जैसे कुछ हम नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं, हल्दी वगैरह, वो नेचुरल एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है, तो हल्दी वगैरह का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप खुद को भी संक्रमण से बचा पाएँगे, और जो सीज़नल दूसरे संक्रमण होते हैं, उनसे भी अपने आप को बचा पाएँगे। नितिन जी, क्या मौसमी बदलाव या फिर एनवायरनमेंट चेंजेस जिसे हम कह सकते हैं, कोरोना के प्रसार को प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, जो मौसम बदलता है या जो ये पॉल्यूशन के लेवल हैं या जो टेम्परेचर चेंजेस हैं, ये डेफ़िनेटली इस तरीके के संक्रमित फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया को हमेशा से बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके का पॉल्यूशन और चीज़ें हमेशा इनके लिए बहुत अच्छा माहौल करती है कि ये अपने आप को चेंज करें और स्ट्रॉन्ग तरीके से आएँ। तो हम बदलता हुआ मौसम, पॉल्यूशन, ओज़ोन लेयर का ये डैमेज होना तभी और पहले कहाँ होती थी इस तरीके की बीमारियाँ, इतने संक्रमण। और उसके बाद जब से वैक्सीन बनी है तो इस तरीके के संक्रमण रुक गए थे। अभी कुछ समय से जब से ये पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और ये सब चीज़ें होने लगी हैं, तब से ये इस तरीके के इन्फेक्शन नए-नए आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इसका रोल होता है। समीर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि भविष्य में इस महामारी से बचने के लिए हम किन रणनीतियों को अपनाने की ज़रूरत है? ये दोनों से रहेगा सवाल। पहले समीर जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद नितिन जी जवाब देंगे। बिल्कुल, देखिए पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के ऊपर सरकार काफ़ी काम कर रही है, और जैसे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑलरेडी हमारा सिस्टम अभी काफ़ी तैयार है इस तरह की इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले पहचानना टाइमली, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। तो इसके लिए अब भारत के अंदर कई लैब्स ऐसी है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि वायरस में कोई इस तरह का बदलाव तो नहीं आ रहा है। तो इस वजह से सर्विलेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना हो सके हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर सकें, और साथ ही साथ नई वैक्सीन्स के ऊपर प्रोएक्टिवली काम किया जा सके, क्योंकि वैक्सीन से जिस तरह से हम लोग को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, तो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्तर पर तो इस तरह की महामारी पेंडेमिक से बचने के लिए कई तरह की काम चल रहे हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल से लेके लैब्स पूरी तरह से तैयार है, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हम लोगों को भी अवेयर करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो वो भी इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर नितिन, आपसे भी मुझे सेम सवाल लगता है रहेगा। कि हाँ, डॉक्टर समीर ने बहुत अच्छा बताया कि सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हम उस सिस्टम को तो फ़ॉलो करें, लेकिन हमको इस चीज़ को अब इंडिविजुअल लेवल पे भी लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब लॉस होता है, तो फिर वो इंडिविजुअल फैमिली का लॉस होता है और उससे जो नुकसान होता है, वो इंडिविजुअल फैमिली को, बच्चों को, माँ-बाप को, वाइफ़ को, उन सबको झेलना पड़ता है। तो जब हमें लगता है कि समाज में इस तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे खड़ा होना है। खुद तो हमको हैंड हाइजीन और मास्क के लिए करना है, लेकिन हमको ऐसे भी करना है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो हमको नॉलेज बढ़ानी है लोगों की, लोगों से लगातार बात करते हैं, या हम एक चीज़ कहते हैं कि हमें लोगों को टोकना भी चालू करना है। जितना हम टोकेंगे, जितना हम बात करेंगे, उतनी वो नॉलेज बढ़ेगी, और बार-बार टोकने से लोग बाग मास्क यूज़ करेंगे और सैनिटाइज़र का बात करेंगे, अच्छा खाना-पीने की। तो एक टोकना और इंडिविजुअल लेवल पे सजगता होना भी इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमको बहुत ताकत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो
कोरोना के बढ़ते मामलों में भारत में चिंता बढ़ा दी है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत है और कोरोना से बचाव के उपायों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। मास्क पहनें, बार-बार हाथ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साथ ही जितना हो सके भीड़ से बचें। इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए टीवी9।